हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ हम दिसंबर महीने का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। मैं हूँ आपका जीए और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे डाइवर्स एमसीक्यूज को कवर करेंगे विच आर गोइंग टू बी 100 इन नंबर्स एंड एज वेल एज वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड इन द की इश्यूज। So पहला, नेहरू जूलॉजिकल पार्क is the first zoo in India to get the ISO 9001:2015 quality management standard certificate from United Kingdom. This zoo is situated in which city? नेहरू जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला चिड़ियाघर है जिसने यूनाइटेड किंगडम से ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधक मानक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। यह चिड़ियाघर किस शहर में स्थित है? और इसका सही आंसर है इट्स इन हैदराबाद। सो नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसने रिसीव किया है ISO सर्टिफिकेट और ये ISO 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला है इसे फ्रॉम एक्रीडिएशन सर्विस फॉर सर्टिफाइंग बॉडीज ASCB जो कि यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड है। नाउ द पॉइंट इज, हैदराबाद में इस जूलॉजिकल पार्क में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट मिलने का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है और जू में जितने भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा सकते हैं उन सभी पर स्टडी करने के बाद एक्रेडिएशन सर्विस फॉर सर्टिफाइंग बॉडीज ASCB यूनाइटेड किंगडम ने यह कहा कि जितना भी क्वालिटी मैनेजमेंट इस नेहरू जूलॉजिकल पार्क का है दैट इज अप टू द मार्क। और इस अचीवमेंट के साथ नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में पहला जू बन गया है जिसको ये ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट मिला हो। आगे बढ़ते हैं। नेम द विनर ऑफ द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर फॉर 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के विजेता का नाम बताइए। और इसका सही आंसर है रॉबर्टो लेवेंडोस्की। आप देख सकते हो पोलैंड की नेशनल टीम के कैप्टन है ये और फुटबॉल क्लब बेरेन मंचन स्ट्राइकर हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। इनको बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया गया है 2020 का। आप देख सकते हो पोलैंड की नेशनल टीम के कैप्टन हैं ये। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द पोर्टल नेम्ड परिश्रम टू बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट? किस राज्य ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परिश्रम नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल और राजधानी है यहाँ की भुवनेश्वर। रिसेंटली उड़ीसा ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिस पोर्टल का नाम है परिश्रम। 17 दिसंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया और इसमें 22 और भी ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज जोड़ी गई थी लेबर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी जो भी श्रमिक एवं साथ ही साथ कार्य करने वाले हैं, स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग, उन सभी के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया था। ये आप देख सकते हो उड़ीसा का एक नृत्य जिसे उड़ीसी के नाम से जाना जाता है वो परफॉर्म किया जा रहा है सामने। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके विच फीमेल प्लेयर हैज़ बैग्ड द फीफा बेस्ट वीमेन प्लेयर फॉर 2020? किस महिला खिलाड़ी को 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नंबर 3 दैट इज लूसी ब्रॉन्ज। लूसी ब्रॉन्ज को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। देख सकते हैं आप लूसी ब्रॉन्ज जो राइट बैक पे खेलती हैं इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के लिए और इंग्लैंड की नेशनल टीम की ये एक मेंबर भी हैं। इन्होंने फीफा वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। आगे बढ़ें। द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड अ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉपेट विद द इंडोनेशियन नेवी अलोंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। द एक्सरसाइज वॉज विच एडिशन ऑफ द इंडिया इंडो कॉपेट? भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ इंडोनेशियाई नौसेना के एक समन्वित गश्ती कॉपेट का संचालन किया है। भारत इंडो कॉपेट का कौन सा अभ्यास था ये? और इसका सही उत्तर है दिस वॉज द 35th एडिशन। देखिए, भारत की नेवी और इंडोनेशिया की नेवी ने मिल करके ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो किया है इसे IND इंडो कॉर्पेट के नाम से जाना जाएगा और ये 35वां एडिशन है जो डन किया गया। इट वॉज हेल्ड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द इंडोनेशियन नेवी अलोंग देयर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन विच इज December 17 and 18, 2020। दिसंबर 17 एवं दिसंबर 18 को इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी ने एक्सरसाइज की। What is the estimated GDP growth rate of India for financial year 2021 as per the latest forecast by ICRA ratings? ICRA की नवीनतम पूर्वानुमान के हिसाब से फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है?
और इसका सही आंसर है -7.8%। तो डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है इकरा, जिसका हेडक्वार्टर्स है गुड़गांव में। इकरा की बात करते हैं। इकरा को पहले IICRA के नाम से जाना जाता था, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और बाद में इसे इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है। ओनिडा इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है। इन दोनों का हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। इसके अलावा जो क्रिसिल, केयर वगैरह हैं, इन सभी का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। एनीवेज, इन्होंने जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बताई है वो कहा है कॉन्ट्रैक्ट होगी 7.8% से। वेन एवर देर इज अ वर्ड कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कहीं कॉन्ट्रैक्ट शब्द हो या श्रिंक शब्द हो, इन दोनों शब्दों के होने पर आपको हमेशा ये पता रहना चाहिए दैट द परसेंटेज इज गोइंग टू बी इन नेगेटिव। तो -7.8% से फिनेंशियल ईयर 2020-21 में ग्रो करेगा। अर्लियर ये जो रेट था दिस वाज 11%। आगे बढ़ें तो विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड 300 million फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन उत्तर प्रदेश टू प्रोवाइड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू कंज्यूमर्स इन द स्टेट। किस संस्था ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क के उन्नयन के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है, ताकि राज्य में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान की जा सके? और इसका सही उत्तर है नंबर 4, ADB ने। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब ADB के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, 1967 में इसे स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर्स है मंडालुयोंग, और मंडालुयोंग जो है इट्स इन मेट्रो मनीला, ये भी याद रखिएगा। मेट्रो मनीला जो है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला का नया वाला पार्ट है। अगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें ADB के, तो वो हैं मसात्सुगु आसाकावा, याद रखिएगा, मसात्सुगु आसाकावा, जो कि जापान के हैं। और इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम जरूर याद रखिएगा, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इंडिया से हैं जिनका नाम है अशोक लवासा। और साथ ही साथ इनके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में समीर कुमार खरे हैं, जो कि भारत के ही हैं, इसलिए ये नाम याद रखने ज़रूरी हैं। एनीवेज, वापस आ जाते हैं। ADB ने 300 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी ग्रामीण बिजली वितरण क्षेत्र है उसे अपग्रेड किया जा सके और सभी कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सके। ये पहला ट्रेंच है लोन का, जो उत्तर प्रदेश के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया है। आगे बढ़ें तो डिस्कस करते हैं हम कि नेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI whose tenure has been extended for a period of 6 months till July 2021। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का नाम क्या है जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाकर 2021 तक कर दिया गया है? और इसका सही आंसर है सुखबीर सिंह संधू जी। सुखबीर सिंह संधू जो हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और बढ़ा करके जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इनका टेनोर एक्सटेंड किया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में 6 महीनों के लिए इनके टेनोर को एक्सटेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट रीडनेस फिनांसिंग PRF फैसिलिटी हैज बीन अप्रूव्ड बाय ADB फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की तैयारी के लिए ADB द्वारा परियोजना तत्परता वित्त पोषण PRF सुविधा की किस राशि को मंजूरी दी गई है? और इसका सही आंसर है 4.21 मिलियन $। सो आइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जैसा कि आप जानते हैं, इन दोनों ने मिल करके 4.21 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडीनेस फिनांसिंग को, ये एक तरह से जितने भी परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा शुरू किया जाता है उनमें अगर इंटरनेशनल पार्टनरशिप मिल जाए तो ADB की मदद से इसे शुरू किया गया है। और 18 दिसंबर 2020 को ये PRF फैसिलिटी को शुरू किया गया है। आगे बढ़े हम लोग तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? और इसका सही आंसर है 111। तो इंडिया का 162 देशों में 111वां स्थान है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। ये इंडेक्स बेसिकली ह्यूमन के बेसिक फंडामेंटल राइट्स एवं साथ ही साथ जो उसके विचरण करने के अधिकार हैं, जो उसके बोलने के अधिकार हैं, जो उसके किसी भी जगह पर बसने के अधिकार हैं, इन सभी अधिकारों को फ्रीडम इंडेक्स के अंदर मेजर करता है। इंडिया को
94th रैंक मिली थी 2019 में, और 2020 में 111वां स्थान मिला है, यानी इंडिया की कंडीशन और ज़्यादा खराब हुई है। ओवरऑल ह्यूमन फ्रीडम स्कोर इंडिया का जो था 2020 में वो 6.43 था। तो सोचिए 100 में से 6.43 इज़ वेरी पुअर स्कोर। आगे बढ़ें तो डिस्कस करते हैं विच इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन कन्फर्ड विद द यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020। किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है विद्युत मोहन। 29 साल के इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं विद्युत मोहन। इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है प्रेस्टिजियस यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से। हालांकि ये 7 लोगों को मिला है, पर उसमें से ये भारतीय हैं, तो इनका नाम करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। यूएन की एनवायरमेंटल एजेंसी यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, जिसका हेडक्वार्टर्स नायरोबी में है और नायरोबी केनिया की राजधानी है, उसने ये यंग एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड दिया है। यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 29 ईयर ओल्ड इंडियन एंटरप्रेन्योर विद्युत मोहन। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 20 दिसंबर को। ह्यूमन सॉलिडारिटी का मतलब ये होता है कब कब ह्यूमन ह्यूमन के साथ खड़ा है, या ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जहां पर ह्यूमन का ह्यूमन के साथ खड़े रहना जरूरी है। 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया इस डे को, और दिस डे बेसिकली सेलिब्रेट्स द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड रेजेस द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में ये एक अवेयरनेस रेज करता है और लोगों के काम आने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 2020 एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड? 2020 एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है रतन टाटा जी को। एक वर्चुअल इवेंट है, उस वर्चुअल इवेंट में टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और इनके जो कंट्री के लिए डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस थे उन्हें याद करते हुए। अभी आपने देखा था कि जब कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी देश में, उस समय पर 1500 करोड़ रुपए की मदद टाटा ग्रुप ने भारत की थी। तो ये भी अपने आप में एक डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन है, और इस तरीके के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन टाटा ग्रुप करता रहा है, और इसीलिए इन्हें एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ें। हु इज द विनर ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड? पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता कौन है? और इसका सही आंसर है कि उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता हैं श्रीनिवास करनन। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रविशंकर प्रसाद जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। संजय शामराव धोत्रे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, 18 दिसंबर को मौजूद रहे। अब देखिए, इनको मौजूदगी देकर के श्रीनिवास कारनम बेंगलोर के 50,000 रुपए के प्राइज पाए हैं, और सेकेंड प्राइज दिया गया है प्रोफेसर सुब्रत कार ऑफ न्यू दिल्ली, इन्हें 30,000 रुपए का प्राइज दिया गया है। तो आई होप द पॉइंट्स आर कंप्लीटली क्लियर। नाउ RBI has further imposed restrictions on Punjab and Maharashtra Cooperative Bank. What is the extended time of restriction? RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया था, और प्रतिबंध का विस्तारित समय क्या था? और इसका सही आंसर है कि प्रतिबंध का विस्तारित समय था 31 मार्च 2021 तक। तो 2021 के 31 मार्च तक ये प्रतिबंध लगा रहेगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा है। आगे बढ़ें तो हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रोड एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट चिराग? छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना चिराग के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? और इसका सही उत्तर है 100 मिलियन की। देखिए, 100 मिलियन का अमाउंट सैंक्शन किया गया है चिराग, और चिराग का बेसिक काम क्या है कि जितने भी एग्रीकल्चर के ट्राइब्स के लिए, यानी जनजातियों के लिए एग्रीकल्चर के न्यूट्रिशन सपोर्टिव प्रोग्राम्स चलते हैं, उन सभी प्रोग्राम्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रहने वाले सबको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, और साथ ही साथ चिराग का एक फुल फॉर्म भी है जिसे छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रोड एंड एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ें
तो डिस्कस करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। मोहम्मद आमिर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही प्लेड फॉर विच कंट्री? मोहम्मद आमिर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, कौन से देश के लिए वे खेले थे? और इसका सही आंसर है पाकिस्तान के लिए। एज यू नो इट वेरी वेल, 28 साल के पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आमिर, और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि ऐसा वो कहते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता था। और साथ ही साथ वैसे अगर हम बात करें तो 17 साल के जब ये थे तब इन पर बैन लगा था, और ये 3 सालों का बैन था जो इन पर डोपिंग का बैन लगा हुआ था। और उसके बाद जा करके 21 ईयर्स के जब ये हुए तो फिर जा करके इन्होंने पदार्पण किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, और एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स में से एक हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। आगे बढ़े तो डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। द फर्स्ट एवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र COE भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? और इसका सही उत्तर है गुड़गांव में। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट राजकुमार सिंह साहब ने इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव के अंदर। अब जितना भी हमारा पावर सेक्टर है, या स्पेशली हमारा जो रिन्यूएबल सेक्टर है, जहाँ पे हम एक तरफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से स्विच करके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर अपनी डिपेंडेंसी और निर्भरता को कम करना चाह रहे हैं। इस स्किल डेवलपमेंट के लिए पावर सेक्टर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से आप बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे जो इस क्षेत्र में भारत के एवं विश्व के लिए और बेहतर करना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ें। द 20th IORA Council of Ministers COM meeting was held recently. Which country was the host of 2020 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? देखिए, 20वीं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद COM की बैठक हाल ही में आयोजित की गई। 2020 COM का मेजबान देश कौन सा था? सही उत्तर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी आपको पता है दुबई, अबू धाबी, और इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम। अब आगे बढ़ें तो 20वां एडिशन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और ये मीटिंग 17 दिसंबर को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की चेयरमैनशिप में। अब देखिए, थीम रखा गया था प्रमोटिंग अ शेयर डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। ये स्पेशल तौर पर रखा गया है थीम, और इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे श्री V मुरलीधरन, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, और S जयशंकर जी के अंदर जो राज्य मंत्रालय का कारोबार है वो राज्य मंत्री का कारोबार संभालते हैं V मुरलीधरन जी। इस बार इंडियन डेलीगेशन को इन्होंने लीड किया, और 2020 के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फ्रांस 23वें सदस्य के रूप में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य बना है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बेस्ड? यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है एबेन, मॉरिशस में। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, जब बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स एबेन, मॉरिशस में है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द हॉकर कल्चर सर्विंग एज द कम्युनिटी डाइनिंग रूम हैज बीन इंडक्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। इट इज अ पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ विच कंट्री? हॉकर सामुदायिक सांस्कृतिक भोजन कक्ष को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश का एक लोकप्रिय अभ्यास है? और इसका सही उत्तर है सिंगापुर का। देखिए, ये जो हॉकर कल्चर है स्ट्रीट फूड का सिंगापुर में, ये यूनेस्को की प्रेस्टिजियस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी पे। देखिए, बात यह है कि जो मानवतावादी कार्य हैं, उन मानवतावादी कार्यों में एक मानवतावादी कार्य ये भी है जो हॉकर कल्चर है, और इस हॉकर कल्चर के माध्यम से
पॉपुलर सिंगापुरियन स्टाइल स्ट्रीट डाइनिंग की जो है उस पर फोकस किया गया। और जो भी ये मल्टीकल्चरल अर्बन एनवायरनमेंट में विभिन्न समाज के लोग आकर के, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग आकर के खाना खाते हैं, इस हॉकर कल्चर से बहुत सारे लोगों का पेट भरता है। और ये बहुत ही फेमस स्टाइल है जिसे सिंगापुर ने वर्षों से संभाल करके रखा हुआ है। यूएन के एक बॉडी यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनली रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में हॉकर कल्चर को रखा है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल HWT टेस्ट फैसिलिटी ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? और इसका सही आंसर है हैदराबाद। आइए यहां पर थोड़े स्टैटिक फैक्ट को जान लेते हैं। अगर आप स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड होता है 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि दिस इज कॉल्ड सोनिक स्पीड। इसे हम लोग सोनिक स्पीड कहते हैं। फिर अगर सोनिक स्पीड से कम हो तो उसे सबसोनिक स्पीड कहते हैं। तो देखिए, सोनिक स्पीड से अगर लेस हो तो उसे कहेंगे सबसोनिक स्पीड, इसे कहेंगे सोनिक स्पीड। और अगर इससे 5 गुना ज्यादा हो तो उसे कहेंगे सुपरसोनिक स्पीड। लेकिन अगर 5 गुने से भी ज्यादा हो तो फिर आप उसे दूसरा नाम देते हैं। अगर 5 गुने से भी ज्यादा हो जाए ये स्पीड तो इसे कहा जाता है हाइपरसोनिक स्पीड। नाउ स्पीड ऑफ साउंड से ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्पीड सबसोनिक है, कौन सी सोनिक है, कौन सी सुपरसोनिक है और कौन सी हाइपरसोनिक है। स्पीड ऑफ साउंड को हमने एक रेफरेंस मान लिया। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था मैक, और मैक ने इसे एक रेफरेंस माना 1। अब मान लीजिए अगर मैक को यह बताना हो एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई एयरक्राफ्ट है जो साउंड की स्पीड के 3 गुने स्पीड से फ्लाई कर रहा है, तो इजीली मैक कह सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की स्पीड है मैक 3। अगर मैक ने कह दिया इस एयरक्राफ्ट की स्पीड है मैक 2.4, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्पीड ऑफ साउंड है उस स्पीड ऑफ साउंड में अगर आप 2.4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही स्पीड मिलेगी जो मैक 2.4 में कह रहा है। सो बेसिकली 1 को बना लिया गया एक रेफरेंस और मैक 1 रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ साउंड। अब हाइपरसोनिक विंड टनल के पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री राजनाथ सिंह जी ने हाइपरसोनिक विंड टनल को हैदराबाद में DRDO की फैसिलिटी में 19 दिसंबर 2020 को शुरू किया था। अब बात यह है कि आप सोचिए, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा 5 गुने ज्यादा से लेकर के 12 गुने ज्यादा तक अगर आपको कोई एयर पीछे से प्रोवाइड करे तो दिस वुड बी अ ग्रेट हेल्प इन लॉन्चिंग एनी मिसाइल, इन लॉन्चिंग एनी रॉकेट। तो देखिए, भारत यूएस और रशिया के बाद तीसरा देश बना है जिसके पास ऐसी कोई भी सुविधा या फैसिलिटी आई है। इस स्टेट ऑफ द आर्ट हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी से हम प्रेशर वैक्यूम ड्रिवन एनक्लोज्ड फ्री जेट फैसिलिटी को शुरू कर सकते हैं। यानी अगर किसी जेट को हमें लॉन्च करना हो तो साउंड की स्पीड से 12 गुना स्पीड तक तो हम उसे इनिशियली दे ही सकते हैं, और बाद में अगर वो फ्यूल के माध्यम से आगे जाएगा तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी एन एडवांटेज जिसमें हमें फ्यूल फालतू में बर्न नहीं करना पड़ेगा। तो मैक नंबर 5 से लेकर के मैक नंबर 12 तक इस हाइपरसोनिक विंड टनल से निकलने वाले हवा की स्पीड रखी गई है, विच विल एड अ वेरी गुड वेलोसिटी टू एनी ऑफ द मिसाइल बीइंग लॉन्च्ड और टू एनी ऑफ द रॉकेट बीइंग लॉन्च्ड। दिस इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ हाइपरसोनिक विंड टनल इज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Global Technology Summit GTS 2020 was held recently. The annual event is organized by which ministry? Global Technology Summit GTS 2020 को हाल ही में आयोजित किया गया था। वार्षिक आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? और इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। 5वां एडिशन रहा ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का। और जब जब ये टेक्नोलॉजी नाम आए तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी इंजीनियरिंग टाइप का मंत्रालय होगा।
नो, इट इज़ डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर एस जयशंकर हैं और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वी मुरलीधरन, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। 14 दिसंबर से 18 दिसंबर 2020 तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया। सरकार ने कार्नेगी इंडिया के साथ मिल करके कोलैबोरेट किया है। दिस इज अ प्राइवेट कंपनी विच बेसिकली वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर। भारत सरकार ने किस देश के साथ पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए न्यू इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने में सहयोग किया है? अब देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्किल डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में, जो कि गुड़गांव में है। मजे की बात कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी तो गुड़गांव में है ही या गुरुग्राम में है ही, इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भी गुरुग्राम में ही है। बेहतरीन 200 एकड़ के कैंपस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स है। और दूसरी खास बात मैं ये भी बता देता हूं कि आईएसए में 87 मेंबर्स हैं, जिनमें से 87th मेंबर है निकारागुआ। इसने लॉकडाउन के दौरान ही ज्वाइन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। एनीवेज, इसका सही उत्तर है फ्रांस। तो फ्रांस के साथ मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राजकुमार सिंह इसके महेंद्र नाथ पांडे इसके मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। स्किल डेवलपमेंट इज लेड बाय मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे। सो नाउ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन एंड यूथ, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के साथ मिलकर के और नीडर इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर के, तीनों के साथ मिलकर के इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो ये कि एज पर द स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018, व्हाट इज द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया? भारत में तेंदुओं की स्थितियों के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? और इसका सही आंसर है 12,852। देखो, 2018 में ये स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट बना ली गई थी और इसे रिलीज किया गया है 2020 में दिसंबर में। 2014 से अगर हम देखना शुरू करें तो लेपर्ड यानी कि जो चीते होते हैं उनकी संख्या में लगभग 60% की बढ़ोतरी हुई है। इसके पहले ये 7910 हुआ करते थे और अब ये बढ़ करके 12,852 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेपर्ड हैं, एमपी में सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद फिर कर्नाटक में है, जैसे कि बनेरघट्टा नेशनल पार्क वगैरह में। बहुत बड़ा रिजर्व है फॉर द लेपर्ड्स इटसेल्फ। आगे बढ़े हम लोग तो डिस्कस करते हैं कि हु इज़ द विनर ऑफ बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 के विजेता का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है नंबर 3, लुइस हैमिल्टन। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 चुने गए हैं। और आपको पता है कि फॉर्मूला 1 रेसिंग के एब्सोल्यूट सुपरस्टार हैं ये, एब्सोल्यूट सुपरस्टार। जितने भी ग्रां प्री होते हैं उन ग्रां प्री में से आप देखिए लगभग 65% ग्रां प्री इन्हीं के नाम पर होते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विथ एनपीसीआई? किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर के रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? अब आइए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। याद रखिएगा दिलीप असबे ये इसके हेड हैं और साथ ही साथ इसके सीईओ जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के हैं उनका नाम है रितेश शुक्ला। अब एक खास बात और बता देता हूं, एनपीसीआई का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और ये ऑर्गेनाइजेशन को 2008 में बनाया गया था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही यूपीआई को लॉन्च किया, विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह एक अकाउंट को एक प्लेटफॉर्म पर लिंक करके दूसरे अकाउंट में तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। एनपीसीआई के साथ मिलकर के ये जो रुपे सिलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है, इसमें आपको डेबिट कार्ड स्वाइप नहीं करना होगा, ओनली कॉन्टैक्टलेस सुविधा से आप इसे पेमेंट कर सकते हो। नंबर 1 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये यूनिक वेरिएंट लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का, जिसका नाम है रुपे सिलेक्ट, विच इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज हेल्ड एनुअली ऑन विच डे? राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? और इसका सही उत्तर है कि यह आयोजित किया जाता है 22 दिसंबर को। याद रखिएगा
इंडिया ने नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल एवरी ईयर 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए 22 दिसंबर को हर साल 2012 से लगातार नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम ड्यूरिंग द 2020 इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट। 2020 भारत वियतनाम आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और वियतनाम के बीच कितने समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही उत्तर है 7। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, जिनका नाम है गुयेन जुआन फूक, इन्होंने इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट को जॉइंटली एड्रेस किया, जो कि 21 दिसंबर 2020 को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इंडिया और वियतनाम ने मिल करके 7 एग्रीमेंट्स पे इस वर्चुअल समिट के दौरान हस्ताक्षर करवाए हैं। हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दी हेलेन रोलेसन अवार्ड इज गिवन एनुअली इन विच फील्ड? ये हेलेन रोलेसन अवार्ड एनुअली किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नंबर 1 स्पोर्ट्स। देखिए, हेलेन रोलेसन बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड स्पेशल अवार्ड है जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाता है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जब हालात खराब हों उस समय पर भी अगर अचीवमेंट कमाल की रही हो तो ये बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। विनर सिलेक्ट किया जाता है बीबीसी स्पोर्ट्स द्वारा एनुअली और ये प्रेजेंट किया जाता है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड सेरेमनी में। तो ये भी याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम और डिस्कस करते हैं कि हेलेन रोलेसन अवार्ड स्पोर्ट्स में तो दिया जाता है, ये हम लोगों ने जाना। गटका, कलरीपयट्टू, थांगता और मल्लखंब have been introduced as new sports for खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021. Which state will host the 2021 edition? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए गतका, कलरीपयट्टू, थांगता और मल्लखंब को नए खेल के रूप में पेश किया गया है। 2021 के संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? और इसका सही उत्तर है हरियाणा। जहां से सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन निकलते हैं वहीं पर इसकी मेज़बानी की जाएगी। देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है इंक्लूजन ऑफ 4 इंडिजिनस गेम्स, यानी ये 4 जो इंडिजिनस गेम्स हैं इन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का पार्ट माना जाएगा और ये हरियाणा में होने वाले हैं गेम्स। तो ये 4 के चारों गेम्स गतका, कलरीपयट्टू, थांगता और मल्लखंब स्वदेशी गेम है। कलरीपयट्टू तो ऑरिजिन से ही केरला का है और कलरीपयट्टू इज द फॉर्म ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट्स। Which new rules have been promulgated by Union Ministry of Power to lay down the rights of power consumers in the country? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने देश में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करने से बचाने के लिए कौन से नए नियम लागू किए हैं? और इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर एक्ट्स या जो रूल्स हैं 2020 वाले। तो यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 को मंजूरी दी, जिसके माध्यम से आप उपभोक्ताओं को बिजली के लिए यानी उपभोक्ताओं को विद्युत के लिए एम्पावर कर पाएंगे और साथ ही साथ क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी पाने में एवं रिलायबल सर्विसेज पाने में आप कंज्यूमर्स की मदद कर पाएंगे। यूनियन पावर मिनिस्ट्री नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द मीडियम रेंज MRSAM मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली। इट इज़ विच टाइप ऑफ मिसाइल? हाल ही में मध्यम दूरी की MRSAM मिसाइल का DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये किस प्रकार की मिसाइल है? और इसका सही आंसर है सरफेस टू एयर मिसाइल। देखिए, इसका नाम ही है MRSAM, फुल फॉर्म याद रखिएगा, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आइए, इंडिया ने सक्सेसफुली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR उड़ीसा कोस्ट से लॉन्च किया 23 दिसंबर 2020 को। और ये जो MRSAM मिसाइल है इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द DRDO इन कोलैबोरेशन विद द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा इसे बनाया गया है और इसे मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। विच प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड? किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ एटीपी प्लेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही उत्तर एटीपी। एटीपी का अर्थ होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है नोवाक जोकोविक को। सर्बिया के रहने वाले हैं ये और एब्सोल्यूट सुपरस्टार हैं। इन्हें एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 में, और एटीपी की सिंगल्स की रैंकिंग में इन्होंने नंबर 1 पर फिनिश किया 2020 में। आगे बढ़ें तो आगे बढ़कर के हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शनड by the World Bank for Rajasthan, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh to develop safe and green national highway corridors in these states? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए विश्व बैंक द्वारा इन राज्यों में सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को विकसित करने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? और इसका सही उत्तर है कि 500 मिलियन की राशि मंजूर की गई है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हो। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके जो करंट हेड हैं उनका नाम है मिस्टर डेविड मालपास। नाउ व्हाट इज द पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है विद द वर्ल्ड बैंक 22 दिसंबर 2020 को, ताकि सेफ और ग्रीन नेशनल हाईवेज को डेवलप किया जा सके राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेशनल कंज्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है कि 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। देखिए, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इनैक्ट किया गया था। इस बार की थीम भी रखी गई है 2020 में, और न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज द थीम ऑफ दिस ईयर 2020। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली इंक्ड एन MOU विद द इंडियन डिफेंस फोर्सेज फॉर मिलिट्री सैलरी पैकेज एंड टू ऑफर कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर्स? किस बैंक ने हाल ही में सैन्य वेतन पैकेज के लिए भारतीय रक्षा बलों के साथ और खाता धारकों को अनुकूलित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही आंसर है नो डाउट बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो, पब्लिक सेक्टर लेंडर है बैंक ऑफ बड़ौदा, और उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंडियन आर्मी के साथ रिन्यू किया है, और इस रिन्यूअल में बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज को भी इंक्लूड किया गया, जिसमें फौजियों को कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज दी जाएंगी। अब जितने भी हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पर्सनल्स हैं, या इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के इंडियन आर्मी के पर्सनल्स हैं, तो इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को जितनी भी कस्टमाइज्ड सर्विसेज हैं, देखें, बैंकिंग में कॉन्सेप्ट होता है जहां पे बैंक के मेंबर्स या बैंक के लोग अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बैंकिंग सर्विसेज को थोड़ा मोल्ड कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बैंकिंग। इस रिलेशनशिप बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिवाइज करते हुए हमारे फौजी भाइयों के लिए कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द UN वीमेन टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब? किस राज्य ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए UN वीमेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही उत्तर है कि केरला ने ऐसा किया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडर द पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके साथ ही साथ UN वीमेन ने, देखिए यहां पर इस पॉइंट को मिस आउट नहीं कर सकते, इन दोनों ने मिल करके पर्टिकुलरली इस यूनिक फैसिलिटी को, जेंडर डेटा हब को शुरू करने की बात कही है। इस यूनिक फैसिलिटी के अंतर्गत जेंडर पार्क बनाया जाएगा, जिसमें जेंडर लाइब्रेरी होगी, जेंडर म्यूजियम होगा और ट्रेनिंग सेंटर भी होगा सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सोशल बिजनेस के लिए और वीमेन के मार्केट्स के लिए भी प्रॉपर। जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोशल ग्रुप की महिलाएं होंगी उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी रखी जाएंगी। अब देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं UN वीमेन की, UN वीमेन इज अ ग्रुप
बाय द वे इफ़ यू टॉक अबाउट इट, तो यूएन वीमेन की स्थापना हुई थी 2011 में। यूएन वीमेन इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। और आगे बढ़ें तो इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, ये भी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर्स इज़ इन न्यूयॉर्क विच इज़ यूनाइटेड स्टेट्स यूएस। देन इसके अलावा इसके जो फाउंडर थे वो है यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली यूएनजीए। और साथ ही साथ इसके हेड का नाम बता देता हूँ आपको, इसके हेड का नाम है फुमजीले लाम्बो जूका। फुमजीले लाम्बो MLAMBU है, लाम्बो और जूका। दिस इज़ व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ फुमजीले लाम्बो जूका। पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट है या नहीं है, बट फुमजीले लाम्बो जूका जी जो हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूएन वीमेन की। और ये डिप्टी प्रेसिडेंट भी हैं साउथ अफ्रीका की। सो अगेन आपको पता चल जाएगा कि ये साउथ अफ्रीका की एक पॉलिटिशियन है जिनको रखा गया है इसमें। द नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोकैम। एसोकैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर है विनीत अग्रवाल जी को। वैसे एसोकैम के बारे में बता देता हूँ आपको आगे चल के। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोकैम कहा जाता है इसे। और ये एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल हैं। देखिए इसमें खास बात क्या है, एसोकैम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1920 में मात्र इसलिए स्थापित किया गया था क्योंकि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां भारत के अंदर चल रही थीं उन्हें गवर्नेंस की ज़रूरत थी। महात्मा गांधी या उस समय के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जिनकी महत्वाकांक्षा थी कि भारत की इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए या छोटी इंडस्ट्रीज़ को लीड करना चाहिए इकोनॉमी को, उन सभी लोगों ने मिल करके एसोकैम और फिक्की जैसे इंस्टीट्यूशंस के स्थापना को बढ़ावा दिया। और फिक्की जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एसोकैम जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इन दोनों को स्थापित किया गया उसी समय पर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द ATP स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020। इसे ATP स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगेन द क्वेश्चन गोज टू ATP मीन्स एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। सही उत्तर है इसका राफेल नडाल। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हेन इज द गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, और सही उत्तर है 25 दिसंबर। देखिए 25 दिसंबर जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिशियन रहे हैं और साथ ही साथ हमारे बिलव्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ये गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, और प्रधानमंत्री जब ये बने थे 1999 से लेकर के 2004 तक, उस समय पर भारत आज़ाद हो गया था। इनकी डेथ हुई 16 अगस्त 2018 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड रहे। 1998 से 2004 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के, और साथ ही साथ 1996 और 1996 में 2 बार भी रहे। महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और इंडियन स्टेटमेंट से जिन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए। आगे बढ़ते हैं। इन्हें भारत रत्न से भी 2015 में सम्मानित किया गया था, और पद्म विभूषण से भी 1992 में सम्मानित किया गया था। What is the projected GDP growth rate of India for 2020-2021 as per the latest estimate rating agency by the India Ratings and Research? रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंद्रा द्वारा नवीनतम अनुमान के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या होगी, और सही उत्तर है इसका नंबर 2 -7.8%। सो
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंद्रा ने इंडिया की जीडीपी एस्टीमेट को रिवाइज किया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, और 2020 और 2021 में -7.8% होने वाली है, क्योंकि पहले -11.8% कह रहे थे, अभी इसे -7.8% कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि डिजीबॉक्स इज एन इंडिया ओन क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय विच एंटिटी। डिजीबॉक्स भारत का स्वामित्व वाला एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, किस इकाई द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? और इसका सही उत्तर भी आपको बता देता हूं, नीति आयोग द्वारा। देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा एक बॉडी का जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को 15 मार्च 1950 को शुरू किया गया था। इसका काम था जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं या जो भी भारत में 5 ईयर प्लान्स एप्लीकेबल होंगे, उन सभी को प्रॉपरली देखना, गवर्नमेंट के थिंक टैंक के रूप में काम करना और गवर्नमेंट को सलाह देना, जिस सलाह के माध्यम से आप पंचवर्षीय योजनाओं में नए नए टारगेट सेट करते और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करते। प्लानिंग कमीशन बॉडी अपना अच्छा काम कर रही थी। 2012 से लेकर के 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान या 12वीं पंचवर्षीय योजना इसकी लास्ट पंचवर्षीय योजना रही। अब अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग को बना दिया गया जो कि 3 साल, 7 साल और 15 साल के प्लान्स पे बिलीव करता है। नीति आयोग गवर्नमेंट का थिंक टैंक है जिसे 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। और नीति आयोग की बात करते हैं हम, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग हैज़ रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को अब खत्म कर दिया गया, नीति आयोग को बना दिया गया। नीति आयोग को याद रखिएगा, ना तो कोई एक वैधानिक निकाय है, ना ही एक कोई स्टैचुरी बॉडी है, और ना ही कोई एक संवैधानिक निकाय है, मतलब ना ही कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बेसिकली नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी। इसे ना किसी एक्ट के तहत बनाया गया है और ना ही किसी संविधान के अनुच्छेद के तहत बनाया गया है, इसलिए एक एडवाइजरी बॉडी है। अब डिजीबॉक्स को शुरू किया है नीति आयोग ने, एक तरीके का क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म, जैसे आप गूगल ड्राइव समझते हैं वैसे ही ये क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होगा डिजीबॉक्स। इसमें डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। आप अपना डेटा इस पर पूरे अच्छे तरीके से सेफ रख सकते हो। दैट्स व्हाट इज द एंटायर फंडा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करना शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच फर्म हैज टॉप्ड द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रैंकिंग रिलीज्ड रिसेंटली बाय विजिकी। किस फर्म ने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रैंकिंग्स में टॉप किया है, जो कि हाल ही में विजिकी ने जारी किया है? और इसका सही उत्तर भी बता दूं आपको, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक जो है वो 100 बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज में टॉप पर आया है, और BFSI की मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रिपोर्ट जो है वो विजिकी द्वारा जारी की गई है, ये भी याद रखना है आपने। अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। RBI हैज़ रिसेंटली कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच लोकल एरिया बैंक। RBI ने हाल ही में किस स्थानीय क्षेत्र के बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? अब देखिए, RBI एक्ट आया था 1934 पे, जिस पर बेस्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग है। RBI स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। नाउ द पॉइंट इज कि एक तरफ है जहां हम कहते हैं कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली हैविंग एन RBI एक्ट का शेड्यूल, और RBI एक्ट का शेड्यूल 2 है जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। 1934 वाले RBI एक्ट में शेड्यूल 2 ये कहता है कि जिन बैंकों का कैपिटल 5 लाख रुपए के ऊपर होगा वो शेड्यूल्ड बैंक्स होंगे, और उन्हें शेड्यूल 2 में शामिल भी किया जाएगा। और जिन बैंकों का कैपिटल 5 लाख रुपए के नीचे होगा वो सारे के सारे अनशेड्यूल्ड बैंक्स होंगे, जिन्हें लोकल एरिया बैंक कहा जाएगा। लोकल एरिया बैंक ऐसी जगह पर ओपन किए जाते हैं जहां पर ज़्यादा सुविधा नहीं होती, और ज़्यादा सुविधा ना होने पर
इनिशियली कुछ दिनों के लिए लोकल एरिया बैंक को ओपन कर दिया जाता है, बाद में जैसे ही सुविधा पहुंचती है लोकल एरिया बैंक्स को हटा लिया जाता है। अब देखिए, जो यहाँ पर मुख्य बात है वो ये कि लोकल एरिया बैंक कभी भी शेड्यूल 2 का हिस्सा नहीं होते। आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 का हिस्सा लोकल एरिया बैंक नहीं होते। अब ये जो 4 लोकल एरिया बैंक हैं, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोस्टल और कृष्ण भीम समृद्धि, इसमें से जो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड है कोल्हापुर का, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। और ये याद रखिएगा, द आंसर इज गोइंग टू बी नंबर 3। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में है ये। और जिनका बैंकिंग बिजनेस ये कर रहा था उन सभी को अब कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। दिसंबर 24, 2020 से ये ऑपरेशनल नहीं रहेगा और इनफैक्ट जितना भी अमाउंट है वो सभी इनके कस्टमर्स को वापस करना होगा। आगे बढ़ें। तो डिस्कस करते हैं हम, द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया इज बीइंग सेट अप इन विच सिटी? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ, राउरकेला, पुणे, नागपुर और भुवनेश्वर। और इसका सही उत्तर है राउरकेला में। देखिए, वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है राउरकेला सिटी में, जो कि उड़ीसा में है। और ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने खुद ही अनाउंस किया है, नवीन पटनायक साहब ने। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, राजधानी है भुवनेश्वर, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरी, स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और देखिए, ये जो बीपीयूटी है, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर राउरकेला में इसे स्थापित किया जा रहा है। तो एक वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम है, जिस हॉकी स्टेडियम को राउरकेला सिटी ऑफ उड़ीसा में सेटअप किया गया। अब आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओह मिजोरम रिलीज्ड बाय वेंकैया नायडू रिसेंटली? हाल ही में वेंकैया नायडू द्वारा जारी पुस्तक ओह मिजोरम के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है श्रीधरन पिल्लई जी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू साहब ने एक बुक रिलीज की है जिसका टाइटल है ओह मिजोरम। और ये बुक गवर्नर ऑफ मिजोरम पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई है। मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजवाल, ये भी याद रखिएगा, आइजवाल इसकी राजधानी है मिजोरम की। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। What is the new FDI limit in the DTH broadcasting services sector as approved by the cabinet recently? हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत DTH ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज सेक्टर में नई FDI सीमा क्या है? और इसका सही उत्तर है 100%। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन कैपेसिटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जहां किसी कंट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। सो अल्टीमेटली अगर किसी जोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, दैट मीन्स उस एरिया की GDP भी अपने आप बढ़ेगी। FDI कैप अर्लियर इस पर्टिकुलर सेक्टर में 49% हुआ करता था एंड राइट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 100%। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो FDI है वो भारत में 2 रूट से आता है। एक रूट है जिसे कहते हैं हम ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा रूट है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट का अप्रूव्ड रूट। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कभी भी FDI नहीं आता, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जितने भी होते हैं, गैम्बलिंग में, सट्टेबाजी में, इन सभी में कभी FDI नहीं आ सकता, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वादा खिलाफी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लंबे लंबे झांसे दे करके इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश एवं साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के प्रैक्टिसेस को भी अंजाम दिया जाने लगेगा। FDI न्यूक्लियर सेक्टर में नहीं आता, ऐसी मिनिस्ट्री जो एटॉमिक पावर से रिलेटेड है उनमें नहीं आता, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली क्लासिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जब भी FDI आना होता है तो RBI एक नोटिफिकेशन इशू करता है। आफ्टर इशूइंग ए नोटिफिकेशन, RBI बेसिकली नोटिफिकेशन को इशू करने के बाद ऑटोमेटिक रूट के थ्रू सीधे इन्वेस्टमेंट करवा देता है किसी भी सेक्टर में, जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। और जितना भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आता है लगभग 100% होता है, ये समझ करके चलिए। वहीं गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट की बात करें हम, तो सरकारी अप्रूव्ड रूट में RBI का नोटिफिकेशन तो है ही, RBI के नोटिफिकेशन के अलावा यू रिक्वायर अ गवर्नमेंट अप्रूवल, और जब तक सरकार अप्रूवल कंसर्न्ड डिपार्टमेंट या कंसर्न्ड मिनिस्ट्री से दे नहीं देती तब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट जैसे डिफेंस, जैसे रेलवे, अगर इस तरीके के आप कॉमर्स की बात करें, आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, इस तरीके के जो बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी में गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट के थ्रू ही
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो पाती है। How much amount of financial support has been announced by the United States International Development Finance Corporation (DFC) to support the development of critical infrastructure projects in India in the wake of the COVID-19 pandemic? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय वित्त विकास निगम द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? और इसका सही उत्तर है 54 मिलियन यूएस डॉलर्स। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन डीएफसी ने 54 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है इंडिया में in order to support the development of critical infrastructure projects in the country in the wake of COVID-19 pandemic। और ये DFC बेसिकली 54 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा इन द इक्विटी फॉर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन इंडिया। देखिए, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डिंग की बात हो रही है। 54 मिलियन डॉलर के शेयर होल्डिंग्स जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन डीएफसी के पास। अगला उत्तर प्रश्न है कि इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज प्रपोज टू बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? और इसका सही उत्तर भी है गुजरात में इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी बनाई जाएगी और लिथियम ओर से बैटरी ग्रेड मटेरियल निकाला जाएगा बाई सेटिंग ऑफ दीज लिथियम रिफाइनरी। आगे बढ़ें तो रिनोड क्रिकेट प्लेयर जॉन एड्रिक हैज पास्ड अवे, ही वाज अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री? प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जॉन एड्रिक का निधन हो गया, वे कौन से देश के थे? और इसका सही उत्तर है इंग्लैंड के। देखिए, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे और कमाल के बल्लेबाज रहे हैं ये। इनका जो करियर था वो भी 22 सालों का रहा इंग्लैंड के क्रिकेट टीम में। 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे जैसा कि मैंने आपको बताया, और इनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न ये है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई-गवर्नेंस पोर्टल नेम्ड फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स? किस राज्य ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स के नाम से ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर है कर्नाटका। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, जो कि बीएस येदियुरप्पा साहब सीएम है वहाँ के, गवर्नर है यहाँ के वजुभाई वाला, और राजधानी है यहाँ की बेंगलोर। इन्होंने ई गवर्नेंस पोर्टल को शुरू किया है जिसका नाम है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स, एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स ऑफ द स्टेट। तो जो भी हमारे स्टेट के फार्मर्स हैं उन फार्मर्स के लिए इसे शुरू किया गया है। नाउ आगे बढ़ें तो द मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल कॉल्ड PR Insight हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? PR Insight नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? और इसका सही उत्तर है पंजाब की सरकार द्वारा। देखिए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल जिसे PR Insight कहा। 23 दिसंबर 2020 को इसे शुरू किया गया है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो डिलीवर किए जाएंगे इट विल बी बेस्ड अपॉन द फीडबैक ऑफ इट्स सिटीजन्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर जो पूरा फीडबैक होगा ये अनाउंस किया जाएगा। नाउ हु इज़ द विनर ऑफ 2020 कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज? कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन NIF 2020 पुस्तक पुरस्कार के विजेता कौन है? और इसका सही उत्तर है जयराम रमेश और अमित आहूजा। देखिए, 2020 का ये कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक का प्राइज जो दिया गया ये बेस्ट नॉन फिक्शन बुक ऑन कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न इंडिया पर दिया गया है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश और US बेस्ड एकेडमिशियन है अमित आहूजा। इन दोनों ने मिलकर के इस अवार्ड को जीता है जॉइंटली। अमित आहूजा का है मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स, और जयराम रमेश जी का है अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लाइव्स ऑफ VK कृष्ण मेनन। VK कृष्ण मेनन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो VK कृष्ण मेनन एक कमाल के डिप्लोमेट थे, और जैसा कि मैंने आपको कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर काम करने वाली एक सेक्रेटरी, इनके सामने अंग्रेज भी अंग्रेजी बोलने में शर्माते थे क्योंकि इनकी अंग्रेजी इतनी ज़्यादा शानदार थी। एनीवेज, अगर हम बात करें VK कृष्ण मेनन जी की तो ये कमाल के डिप्लोमेट रहे और भारत के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया बनाने में 565 रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी व्यक्ति की रही है तो VK कृष्ण मेनन थे। याद रखिएगा, कलर से ये पूरे काले थे परंतु काम से
अंग्रेजों के भी, गोरों के भी बाप थे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। PayU हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू टोकनाइज पेमेंट फॉर मर्चेंट्स इन इंडिया। PayU ने भारत में व्यापारियों के लिए किस कंपनी के साथ टोकन भुगतान के सिस्टम को चालू करने का कार्य किया है, और इसका सही उत्तर है गूगल पे के साथ। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है PayU और इसने गूगल पे के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टम भारत के व्यापारियों के लिए जारी किया जा सके। शमसुर रहमान फारूकी, who has passed away recently, was the recipient of सरस्वती सम्मान for his work in which language? शमसुर रहमान फारूकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें सरस्वती सम्मान किस भाषा में उनके काम के लिए मिला था, और सही उत्तर है उर्दू। लेजेंडरी उर्दू पोएट थे और क्रिटिक थे शमसुर रहमान फारूकी। उनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और उनको सरस्वती सम्मान दिया गया था 1996 में, और सिविलियन ऑनर पद्मश्री भी दिया गया था 2009 में। कमाल के ये व्यक्ति थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़े हम लोग, तो हाउ मेनी टीम्स विल कॉम्पीट इन द इंडियन प्रीमियर लीग फ्रॉम 2022? 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग में कितनी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी? तो 2 और ऐड हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। अभी तक 8 करती हैं। तो BCCI ने कहा है अपने 89वें एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि अहमदाबाद में हुई, कि 10 टीम्स कम्पीट करेंगी इंडियन प्रीमियर लीग में फ्रॉम 2022 अगेंस्ट प्रेजेंट 8 टीम्स। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करना शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड PM जय सेहत स्कीम फॉर विच यूनियन टेरिटरी? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए PM जय सेहत योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया है। देखिए, PM जय सेहत योजना के अंतर्गत हर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का कवर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सभी रेसिडेंट PM जय सेहत के अंतर्गत रजिस्टर किए जाएंगे। लगभग 23,000 से ज़्यादा पब्लिक एवं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया जाएगा, और ये इम्पैनल हॉस्पिटल वही हैं जिनमें आयुष्मान भारत का कार्ड दिखा करके इलाज आप करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAY, इसके अंतर्गत जितना बेनिफिट है वो जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी 23,000 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर मिलेगा। साइज, एज, इन सभी पर कोई कैप नहीं है। फैमिली में 5 लाख रुपए तक का रिस्क कवर है। अगर फैमिली के अंदर कोई भी बीमार हो जाता है तो उस रिस्क कवर में से आप पेमेंट कर सकते हैं, और फ्री और कैशलेस ट्रीटमेंट होगा किसी भी पब्लिक और प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा, जैसा कि 23,000 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होंगे तो इनमें आप फ्री में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दैट्स व्हाट इज दी स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। आगे बढ़ें तो द फर्स्ट एवर हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी ऑफ इंडिया इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच टाइगर रिजर्व? देखिए, भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस बाघ अभ्यारण्य में शुरू किया गया है, और इसका सही उत्तर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। देखिए, इंडिया की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी को शुरू किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया, शहडोल वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है। आगे बढ़ें तो वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन ई संपदा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच सेक्टर? वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन ई संपदा को किस क्षेत्र द्वारा शुरू किया गया है, और सही उत्तर है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स द्वारा। तो याद रखिएगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज के हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, हरदीप सिंह पुरी, सिविल एविएशन भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, इन्होंने ई संपदा पोर्टल को लॉन्च किया है 25 दिसंबर 2020 को, और इसके माध्यम से ये नज़र रख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें एक डेवलपमेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री में। तो यहाँ तक रहा हमारा ये सेशन। आगे आप जनवरी मंथ के सेशंस को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक। थैंक यू एंड जय हिंद।